डालेंगे हैशटैग बर्नौली BER बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम कहती है इफ एनी फ्लूइड इज यूनिफॉर्मली फ्लोइंग का मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो then at every point the total energy of unit volume remain constant और ऐसे भी कह सकते हैं for the uniform flow of fluid the sum of kinetic energy, potential energy and pressure energy at unit volume remain constant। इस चीज को मैथमेटिकली समझेंगे कैसे, दस्ता देंगे जरा, समझाएं हम आपको। यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है? यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये है कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी कभी पढ़ी हो ईश्वर की कृपा से, तो आपको उसका धोखे से सूत्र भी पता होगा। वो होता है K = 1/2 mv²। यूनिट वॉल्यूम मतलब वैलेंस भाग दे दो K/V 1/2 m/v × v²। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये रो हो जाएगा भाई। तो K/V = 1/2 ρv²। ये लेना है आपको। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं U = कितना होता है mgh, वॉल्यूम पे ले लो, ये भी रो हो गया। U/v = कितना हो जाएगा ρgh। ऐसी प्रेशर लेते हो P, वॉल्यूम पे लो, कितना हो जाएगा P1। मानो P नंबर सिंबल मान लिया P है, तो नेट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा P + 1/2 ρv² + ρgh = कांस्टेंट। इस इक्वेशन को बर्नौली इक्वेशन कहा जाता है कि अगर कोई भी लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है लिक्विड का, तो उस स्ट्रीमलाइन फ्लो के दौरान उसकी यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है। अब हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे कैसे कांस्टेंट रहती है, और ईश्वर ने चाहा तो डेरिवेशन सही से हो जाएगा। देखते हैं कैसे। एंड डालेंगे हैशटैग डेरिवेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो ये हमारे पास एक ट्यूब है जिसका नाम है, क्या नाम है, स्ट्रीमलाइन ट्यूब। यहाँ इसकी ऊंचाई ज्यादा है H2, यहाँ उसकी ऊंचाई कम है H1, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 मान लिया। सुंदरता दिखाने के लिए इसे अलग बना लिया थोड़ा, क्या समझ में आ जाए। और ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अनुप्रस्थ यहाँ वेलोसिटी कितनी मान ली v1, और यहाँ वेलोसिटी कितनी मान ली v2। कैसा v2 है v2। प्रेशर कितना मान लिया यहाँ पे P1, यहाँ कितना मान लिया P2। ओके, पकड़ो डस्टर। ऊंचाई हमें पता है, सब कुछ हमें पता है, क्या हम पोटेंशियल नहीं पसंद। अच्छा, प्रूफ कैसे कर सकते हैं? प्रूफ कैसे कर सकते हैं? क्या आपका कोई जुगाड़ है? डू यू हैव एनी जुगाड़? कोई अनुमानित कैसे प्रूफ कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे पूछ रहे हो? ऐसे कैसे बता दें? कई चीजें बता सकते हैं हम लोग। क्या बता सकते हैं? हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्या आप बात बताइए? हम लोग ये भी बता सकते हैं कि यहाँ वेलोसिटी ज्यादा क्यों होगी। नहीं, यहाँ वेलोसिटी क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है। क्या एरिया का भी रोल है? एरिया का भी रोल है। एरिया कम होने पर भाई ज्यादा क्यों हो रहा है? बिकॉज प्रेशर। एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मतलब जो अविरतता का सिद्धांत है वो प्रेशर मेंटेन कर लेगा। जो
जो अविरतता का सिद्धांत है, जिसे आप बोले हो एरिया कम होने पर वेलोसिटी बढ़ेगी, उसे हम प्रेशर से मेंटेन कर लेंगे। आप इतना मान के चलें कि यहाँ से बहुत ही माइन्यूट, इतनी बारीकी से प्रूफ करूंगा, धुआं निकाल दूंगा उसका 2 मिनट में, देखा, बहुत ही बारीकी से प्रूफ करूंगा। और अगर आपको सच में 11-12 का याद हो तो आप जानते होंगे कितना बड़ा प्रूफ है इसका, अगर थोड़ा भी याद आ रहा हो तो। न्यू मेथड नहीं, मेथड वही है, मैं बताऊंगा कि टेक्निक क्या चल रही है हमारी। पानी यहां से यहां आने पर तेज हुआ, अगर इसका ढक्कन खुला होता तो भी तेज होता। अगर ये इसका शेप ऐसा ना होता, यूनिफॉर्म जैसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन ट्यूब ना होता, कुछ भी होता, यहाँ तेज होता, लेकिन तब पूरा रेस्पॉन्स कौन देता? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दे रहे होते। पकड़ पा रहे बात को? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दे रहे होते। अब कौन कौन रोल दे रहा है? अब अगर मैं पूछूं कि यहां पर तेज हुआ, यहां पर तेज हुआ, यहां पर तेज हुआ, मैंने बोला यहां पर जो वेलोसिटी तेज हुई पानी की या लिक्विड की, क्यों तेज हुई? तो उत्तर आता है प्रेशर ने अपना योगदान दिया और स्थिति ऊर्जा में कमी हुई। इन दोनों की रेस्पॉन्स की वजह से गति ऊर्जा बढ़ी है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? एक लाइन में खत्म करता हूं। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फिर समझे, अगर नॉर्मल ढलान होता तो पानी की स्पीड तब भी ज्यादा होती, पर उत्तर रिस्पॉन्सिबल सिर्फ ग्रेविटी होता। पर यहां क्या हो रहा है, यहां पर पानी की स्पीड पर एरिया का रिस्पॉन्स आ रहा है, जो कि प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं मैं देखूं तो मुझे पता चलता है कि हाइट, ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी तो जिम्मेदार है ही, साथ में साथ प्रेशर ने भी एक योगदान निभाया है, और इन दोनों के योगदान स्वरूप यहाँ पर वेग ज्यादा है। ठीक, बाय ओवरऑल कंजर्वेशन लॉ, बाय ओवरऑल कंजर्वेशन लॉ। आप जी ओवरऑल कंजर्वेशन लॉ लगाना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा प्रेशर का काम, प्रेशर वर्क, जो प्रेशर ने जुगाड़ बढ़ाया, प्लस ग्रेविटी वाला वर्क। ग्रेविटी वाला क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जुगाड़ है एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो कहा मैंने ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी। समझ पा रहे हो क्या कहा? सच बताओ। पोटेंशियल, प्रेशर ने अपना काम किया, पोटेंशियल एनर्जी ने काम किया, तब जाके वेलोसिटी बढ़ी। ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ रही है। तो अभी पता चला समझ में आ रही है। क्या प्रेशर वर्क कर सकता है? ऑफकोर्स सर कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई? बल तो कार्य करता है। बोले कर सकता है। पीडीवी क्या होता है? पीडीवी ऑफकोर्स बिल्कुल सी बात है, पीडीवी प्रेशर वर्क कर सकता है। पी, इधर का पी क्या है? P1, इधर का क्या है? P2। प्रेशर तब वर्क करता है जब प्रेशर में डिफरेंस हो, तो प्रेशर में डिफरेंस होने लगी। बड़ी सीधी बात है, ये डस्टर है, मैं इधर से इतना पी लगा रहा हूँ, इधर से इतना पी लगा रहा हूँ, चलेगा कहीं? पानी कब भगेगा? जब प्रेशर में डिफरेंस हो। प्रेशर कौन सा ज्यादा है? प्रेशर P1 ज्यादा है, जो पानी को आगे धकेल रहा है। तो P1 माइनस P2 इंटू वॉल्यूम V प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg H2 माइनस H1। ओ माय गॉड, 1 है तो 1 लो, 2 है तो 2 लो, 2 है ना, तो H1 माइनस H2। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हो? गुणा कर दो अंदर, P1v माइनस P2v प्लस mgH1 माइनस mgH2 बराबर 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। 1 वाले इधर ले आओ, क्या है? P1v प्लस इधर लाओ 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस mgH1 बराबर P2v प्लस 1/2 mv2 स्क्वायर प्लस mgH2। ओके, दोनों तरफ वॉल्यूम से भाग देंगे, खत्म हो गया मामला। देख लो,
डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑन बोथ साइड डिवाइड करो, ये तो खत्म ही हो जाएगा और ये डेंसिटी बना लेंगे 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू क्या है P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर रो GH2। तो मैं ओवरऑल कह सकता हूं इस इक्वेशन को ऊपर ही लिख देता हूं, एम्प्लाइज P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और विश्वास मानो इसी चीज को 11th में 2 से 2.5 पेपर में कहा जाता है और बच्चे बोलते हैं सबसे बड़ा 11th का डेरिवेशन यही, जब पूछ लेना आप बिल्कुल निसंकोच, 11th क्लास का सबसे बड़ा डेरिवेशन बर्नौली थ्योरम को माना जाता है। बहुत बार रटा गौरव सिंह सच बता रहा हूँ मैं। और इसका जो मेन जो क्लू है, क्लू समझे आप, कि ढक्कन खुला होता तो जिम्मेदार ग्रेविटी होती, ढक्कन बंद है तो दबाव देने की सहायता करिए, वो समझा। अगर ढक्कन खुला होता तो जिम्मेदार ग्रेविटी होती, ये इसे समझ पा रहे हो, एमजीएच ग्रेविटी। और ढक्कन बंद है तो जिम्मेदार दाब भी है। इक्वेशन में खत्म कर दे पाए। प्लेन होता तो फिर पोटेंशियल एनर्जी रेस्पॉन्सिबल नहीं होती, फिर एरिया रेस्पॉन्सिबल होता है। सीधी सी बात है यार। फिर तुम अगर मैं जब ग्रेविटी कह रहा हूँ तो मैं क्या सबको थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो इतने को कह रहा हूँ, समझ पा रहे हो। हाँ, जब मैं ग्रेविटी कह रहा हूँ तो मैं सबको थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो इतने को कह रहा हूँ। इसमें तो खुजा ही है। बहुत अच्छा प्रूफ मैंने पहली बार किया। ये बता रहा हूँ क्या, इसलिए तो कह रहा था न्यू मेथड है क्या। मुझे भी ऐसे ऐसा होता है, पढ़ाते पढ़ाते जब कोई सामने होता है थोड़ा मजा आता है नए नए आविष्कार करने में, इसलिए। तो ये मुझे भी नहीं पता था। मुझे लगा यार ऐसा हो सकता है, देखा तो हो गया। ये चीज अच्छा लगा, आई लाइक इट। भविष्य में तू भी पढ़ाएगा तो ऐसे पढ़ाना ही, मतलब इसी उस दिन यंग टेबल से अच्छा लगा। क्या यंग टेबल से खड़ी बैठे पड़ी बैठे। हाँ, अच्छा है, आई लाइक इट। अच्छा, हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्सेली थ्योरम। ठीक, पढ़ते हैं हैशटैग टॉर्सेली थ्योरम। देखो नामकरण जो मैं करता हूँ इसे संभाल लिया करो तुम। जो हेडिंग लिखा है तो मुझ जो बोल रहा हूँ और जो फॉर्मूला आ रहा है वही मेन खेल है। वैज्ञानिक हो तो अपने नाम, अब श्रोडिंगर है, बहुत आधी जनता को यही नहीं पता 2 बिंदु लगते हैं उसके ऊपर, और 2 बिंदु की भूमिका क्या है नहीं पता। अब ये हम क्या करें, अंग्रेजों की इंग्लिश मीडियम में भी मात्राएं होती हैं, तो जिस घर के वो हैं श्रोडिंगर जी, उनके ABCD में मात्राएं आ रही हैं। कुछ तुम इंग्लिश पढ़ोगे ना, तुम जब अपने कीपैड पे तुम क्लिक करना, पहले ओ आएगा, दोबारा क्लिक करना छोटा ओ आएगा, ढंग से क्लिक करोगे ऐसे ऐसे भी आएंगे, ऐसे ए के ऊपर ऐसे। आज तक समझ में नहीं आया क्या है, पर ये उनकी भाषाओं में योगदान रखते हैं। तो यार तुम नाम एडजस्ट कर लेना। टॉर्सेली होता है, मैं हिंदी में सही लिखूं, हिंदी में नहीं लिख रहा मैं यार, हिंदी से। टॉर्सेली थ्योरम जो बोलेगी वो एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा क्या है, ठीक है। टॉर्सेली थ्योरम कहती है, आपके घर में पानी की टंकी होगी तो पानी की टंकी लीजिए एक, और पानी की टंकी मान लीजिए पानी भरा हुआ है कैपिटल H ऊंचाई तक, कैपिटल H ऊंचाई तक पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है। टॉर्सेली थ्योरम में बर्नौली थ्योरम से हेल्प से हम प्रूव करेंगे। H ऊंचाई तक पानी की टंकी भरी हुई है और यहाँ पर मैं छेद करता हूँ जो कि ऊपर वाले तल से स्मॉल h गहराई पर यहाँ है। यहाँ पर छेद करने पर क्या होगा कि यहाँ पानी निकलना शुरू होगा करके। अब बात यह आएगी, इस पानी को निकलने को कौन कह रहा है? क्या इस पानी को निकलने के लिए ये वाला पानी कह रहा है? इस पानी को निकलने के लिए ऊपर वाला पानी जिम्मेदार है। मैं पानी कह रहा हूँ, वास्तव में फ्लूइड है जिसे लिक्विड कहना चाहिए इस दौरान। तो यहाँ पानी लिक्विड को निकलने के लिए ये वाला फ्लूइड जिम्मेदार है। तो एक तरीके से यही तो रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं यहाँ पर एक ट्यूब मान लूंगा, और ट्यूब को टर्बुलेंट ना मान के स्ट्रीमलाइन फ्लो इसलिए मानेंगे क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, मान लीजिए आप शौचालय में गए हैं किसी नई जगह और उसका डिब्बे में थोड़ा सा छेद है और आपका पेट में जो है कब्ज है कि आपको देर लगती है, तो आपको पता नहीं चलेगा डिब्बे में पानी कम हो रहा है, पर वो कम हो रहा है। जब करीब आप 1 घंटे बाद उठेंगे तो आपको महसूस होगा डिब्बा तो खाली हो गया, लेकिन वो तेजी से कम क्यों नहीं हुआ?
बिकॉज पानी इतने धीमे निकल रहा था कि ये यूनिफॉर्मली नीचे गिर रहा था पानी का लेवल, मतलब ये नोटिसेबल नहीं था एट इंस्टेंट। नोटिसेबल नहीं है ये, तो हम यहाँ की वेलोसिटी को 0 मान सकते हैं। पानी का यहाँ जाना अगर आपको तुरंत दिख जाता, वो पानी तेजी से गिर रहा है, तो आप जुगाड़ लगाते डिब्बा बंद करने की, लेकिन आपको पता नहीं चला कि पानी निकल रहा है। तो जब पानी यहाँ कम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत कम गिर रहा है, तो ये वेलोसिटी कम मान सकते हैं। इस वेलोसिटी को v1 को मैं 0 मान के चल रहा हूँ और v2 मुझे निकालनी है। तो बाय बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम क्या कहती है मेरे भाई? बर्नौली थ्योरम कहती है P प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। अब ईश्वर की कृपा से आपकी टंकी इतनी बड़ी नहीं होगी कि उसके इस वाले बंदे भाग पर, इस वाले भाग पर वायुमंडलीय दाब भी बदल जाए। ऐसा तब देखने को मिलता है जब बहुत बड़ी बड़ी टंकियां बनाई जाएं, जहां की ऊंचाई में इतना परिवर्तन आ रहा हो कि नहीं मिल सकता है, तो देखने को नहीं मिलेगा। ये मिलता है समुद्र तलों में, समुद्र तल और ऊपर की बात करें तब आपको वहां पर प्रेशर में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपका प्रेशर सेम रहेगा। तो P1 जो है यहाँ मानोगे, P2 आप ये मानोगे, तो P1 इक्वल टू P2 होगा, तो ये तो कैंसिल होना है। मैं लिख रहा हूँ P1 प्लस 1/2 रो V1 कितना है 0 माना है, 0 स्क्वायर प्लस रो gh1 कितना है, इसकी ऊंचाई कैपिटल H है, इक्वल टू P2 कितना P1 के इक्वल है, प्लस 1/2 रो V2 कितना है निकालना है, तो V मान ले रहा हूँ मैं V स्क्वायर प्लस रो gh, इसकी ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h थी, कैपिटल H में घटाएंगे तो ऊंचाई कितनी आएगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। बस समझ में नहीं आ रहा क्या? पूरी ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H है, ये ऊंचाई कितनी स्मॉल h, पूरी ऊंचाई कितनी कैपिटल H, ये ऊंचाई कितनी स्मॉल h, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक, प्रेशर तो हो गया कटिंग, ये खत्म। कितना है रो जी कैपिटल H इक्वल टू 1/2 रो v स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कितना है रो जी कैपिटल H, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें कितना है माइनस का रो जी स्मॉल h। तो चटका दिस चटका, इस चीज को इधर लाओ, रो जी स्मॉल h इक्वल टू 1/2 रो v स्क्वायर, इससे ये चटका 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 2gh इक्वल टू v स्क्वायर एम्प्लाइज v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। इसका मतलब जो पानी यहाँ से निकलेगा उसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2gh। ये बात हमें समझ में आ गई, अब ऐसी बात है। अब बात ये आती है कि टॉर्सली थ्योरम क्यों कहा जाता है, जबकि जिंदा इसमें बर्नौली थ्योरम लगी है। तो इसे टॉर्सली थ्योरम इसे ही कहा जाता है यूं कि अगर यहाँ जमीन मान ले और स्मॉल h ऊंचाई से कोई पत्थर गिराया जाए यहाँ से, तो पत्थर बोलेगा कि सर मैं यहाँ वेलोसिटी u 0 से गिराया जा रहा हूँ, मतलब यस सर मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बोले ये बता जब तू यहाँ गिरेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पर तेरी वेलोसिटी कितनी होगी? तो बोले सिंपल सी बात सर, बोला तो v स्क्वायर इक्वल टू gh, मतलब सिंपल v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh, तो v इक्वल टू कितना है अंडर रूट 2gh। बिल्कुल सही बात है, ये तो सेम आ रहा है। तो टॉर्सली जी ने ये बताया कि किसी पानी की टंकी में जितनी गहराई में छेद किया जाता है, अगर उतनी ही ऊंचाई से कोई पत्थर गिराया जाए तो दोनों के वेग बराबर होते हैं। दैट्स कॉल्ड टॉर्सली थ्योरम। किसी पानी की टंकी में जितनी गहराई में छेद किया जाता है उतनी ही ऊंचाई से अगर कोई पत्थर गिराया जाए फ्री फॉल, तो उन दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। ठीक, ये क्या जाता है टॉर्सली थ्योरम। ठीक, एज ए स्टेटमेंट लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, ये सब चीजें आपको नोट करनी है बारीकी से। If there is a hole in a water tank at small h depth, then the velocity of water flow is equal to the velocity of ball falling freely
from the height equal to depth, equal to the depth of the hole, depth of the hole, and it is equal to अंडर रूट 2gh। ये चीज आपको समझनी है, तो मैं पढ़ के बताता हूँ। इफ देयर इज अ होल, अगर कहीं पर एक छिद्र है इन अ वाटर टैंक, वाटर टैंक में एट द h डेप्थ, h गहराई पर, देन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लो, जो पानी का फ्लो निकलेगा उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वो बॉल की वेलोसिटी को इक्वल होगा फॉलिंग फ्रॉम द हाइट इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द होल। बिल्कुल सही बात बताई। ये थी आपकी टॉर्सेली थ्योरम। एक बात और पूछ ली जाती है कभी कभी टॉर्सेली थ्योरम में, जो पानी निकलेगा वो पानी कितनी दूर गिरेगा, जो पानी निकलेगा वो पानी कितनी दूर गिरेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, वाटर टैंक बना लो। अच्छा एक बात बताएं, सुनिए, यहाँ लिखता हूँ रेंज ऑफ, हैशटैग रेंज ऑफ वाटर, रेंज ऑफ फ्लो, रेंज ऑफ फ्लो में क्या करना है, एक टैंक बनाना है, वही चीज लिखनी है, कैपिटल एच, छिद्र, पानी गिरेगा, स्मॉल एच, ये कितना है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, पानी भरने में नो टाइम वेस्ट, इसे कहते हैं कैपिटल आर। ये डिस्टेंस निकालनी, ये वाली डिस्टेंस। कोई तरीका, वी हैव मैनी तरीका। पहला तरीका, ये जो वेलोसिटी पानी निकलेगा वो हॉरिजॉन्टल निकलेगा, किसकी वैल्यू, अंडर रूट 2gh, मतलब हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है। क्या वर्टिकल पता है, वी डोंट हैव वर्टिकल वेलोसिटी। इसका मतलब अगर मैं ये लगाऊं h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो मैं गलती नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, पर मेरे पास वर्टिकल हाइट है। कितनी है, h माइनस एच। जब मेरे पास h माइनस एच है तो मैं वो यहाँ रखूंगा, h माइनस एच। मैंने पूछा स्पीड, बोले गुरुदेव खत्म है, तो मैंने बोला 0 रखो। मैंने बोला हाफ gt स्क्वायर, 2 की गुणा इसमें करेंगे, 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू gt स्क्वायर, जी को नीचे लाएंगे, 2h माइनस स्मॉल h अपॉन जी को नीचे लाए इक्वल टू टी स्क्वायर एम्प्लाइज टी इक्वल टू अंडर रूट 2h माइनस h अपॉन जी। मतलब पानी इतने टाइम पर गिरेगा, तो टाइम कितना आ गया, टी इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन जी। पूछा क्या है, क्षैतिज परास है। सीधी सी बात है, पैराबोला का कंसेप्ट लग रहा है, और क्षैतिज परास है, पैराबोला का कंसेप्ट लग रहा है, क्षैतिज परास है, पैराबोला का कंसेप्ट लग रहा है, तो इतने ही टाइम में पानी यहाँ पहुंचेगा। मतलब टाइम यही लेना है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाना है। सिंपल सी बात है। नाउ by the formula speed is equal to distance upon time, मल्टीप्लाई करो, ये स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितना, अंडर रूट 2gh, टाइम कितना है 2h माइनस h अपन जी, डिस्टेंस कितना, रेंज, तो रेंज कितनी है, r इक्वल टू 2, 2 बाहर आ गया, जी तो कट रहा है, जी तो कट रहा है, 2 तो बाहर आ गया, जी तो कट गया, अरे सब कट गया, नहीं जी कट रहा है, ये रेंज आया कितना, r इक्वल टू 2 अंडर रूट स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, लेट मी चेक, गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत होता नहीं है अपन का, ज़्यादातर नहीं होता, हो जाता है वैसे कभी कभी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टॉर्सेली थ्योरम पढ़ रहे हैं। टू एच माइनस एच, वो सही है। तो ये भी सही लग रहा था क्या, नहीं तरीका सही लग रहा है, या उत्तर देखा हुआ लग रहा था, अगर मान लीजिए नहीं मैं क्या क्यों, उत्तर देखा हुआ लग रहा था, तरीका सही लग रहा था, वो भी सही है। उत्तर देखा था पहले कभी,
दोनों ही मतलब। ये देखा था पहले? हाँ देखा था, मगर रख कर देखेंगे अगर हम h की जगह बराबर अरे करेंगे। ऐसे तो यार कैसे वो कहीं मामला खराब हो जाता है। अगर यहाँ 6 भी आता तेरा तब भी जीरो आता। हाँ वो दिक्कत ये तो है। लेकिन टू वाले आंसर अच्छे लगते। चलो रिजी रेंज आ गया। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ये छेद कहाँ करा जाए कि मैक्सिमम कि क्षैतिज परास मैक्सिमम हो। तो लेकिन हैशटैग फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज वी हैव, क्या है भैया हमारे पास। एक बात और बताऊं मैं आपको, स्पेशल केस देखो, हैशटैग स्पेशल केस, स्पेशल केस। रेंज कितना है हमारे पास, अंडर रूट टू अंडर रूट h माइनस h। इफ वी पुट h की जगह h माइनस h रख दें, रखो r इक्वल टू अंडर रूट h माइनस h माइनस h माइनस h माइनस माइनस प्लस r इक्वल टू 2 अंडर रूट h माइनस h माइनस प्लस h प्लस h r इक्वल टू 2 अंडर रूट h आया सिर्फ h माइनस h। रेंज विल बी सेम, range will be same if we make a hole at h depth or h minus h depth। ये सुंदर कंसेप्ट था। अगर आप कायदे में देखो 10 मीटर की कोई टंकी है, ठीक, उसमें आप 2 मीटर गहराई पर छेद बनाओ, ये h माइनस h 8 मीटर की गहराई पर पानी समान दूरी पर गिरेगा। समझ हमारी बात। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट था, एक तरीके दिखाया मैंने, सोल्व करते रहो। 2 मीटर की गहराई बनाओ या 8 मीटर की, पानी समान। रीजन बता सकते हो? रीजन जैसा कायदे में देखो तो यहाँ से यहाँ पर पानी में प्रेशर ज्यादा लगेगा, ज्यादा दूर तक गिरना चाहिए, मतलब तो यहाँ ऊंचाई ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, इसको यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा टाइम मिल रहा है। बात समझ रहे हो? टाइम ट्रेवल ज्यादा होने की वजह से डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज्यादा टाइम मिल जा रहा है, तो रेंज उतनी बढ़ जाएगी। महसूस करके देखो, ये थोड़ा तिरछा गिर रहा है, समझ में से, ये थोड़ा तिरछा गिर रहा है पानी, लेकिन इसे जमीन में गिरने में टाइम मिल रहा है, तो ये तिरछा कुछ दूरी चल जाएगा। और जो पानी यहां से निकलेगा उसको जमीन में गिरने के लिए टाइम भले ही से कम मिल रहा है, पर पानी की धार इतनी तेज है कि वो वहीं गिर रहा है। तो अगर तुम महसूस कर पा रहे हो तो चीज सही है। समझ रही बात? यहाँ तक गिरने के लिए स्पीड तो मिल रही है इतने प्रेशर की वजह से, तो ये दोनों चीजें बराबर है। एक स्पेशल पॉइंट था। दूसरा मैक्सिमम रेंज, तो उसे भी पढ़ते हैं हैशटैग कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। क्या होगा? आर की वैल्यू कितनी थी? 2 अंडर रूट h माइनस h बाय द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, बाय द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। लगाओ डी आर और स्मॉल h। अच्छा वेरिएबल है ना, डी ओवर डी एच मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या मिलेगा मुझे मल्टीप्लाई करके? मल्टीप्लाई करके मिलेगा कुछ? h माइनस h स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे मल्टीप्लाई करके? पहले मुझे बताओ। 2 घात नीचे गिर गई, घात में से घट गया, फिर करेंगे अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। इसका करेंगे तो h बचेगा
और इसका करेंगे तो 2h बचेगा बराबर 0। तो ये तो पूरा निपटारा हो गया और ये पूरा भी निपटारा हो गया, बचा सिर्फ ये h माइनस 2h इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात नहीं आ रही जी। अरे तुम कायदे में देखो ना, ये तो 0 रख दिया मैंने, ये पूरा तो निपटारा हो गया, ये भी पूरा निपटारा हो गया, बचा गया एम्प्लाइज h माइनस 2h इक्वल टू 0, एम्प्लाइज h इक्वल टू 2h, इसको नीचे लाओगे, एम्प्लाइज h बाई 2 इक्वल टू h, एम्प्लाइज h इक्वल टू कैपिटल H बाई 2। यहाँ पे होना चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम रेंज तब होगी जब पानी टंकी में बीचों बीच छेद होगा। इसका मतलब शौचालय वाले के लिए भी लागू है कि अगर आपके डिब्बे में छेद है और आपको लग रहा है वो आधे से अधिक ऊंचाई पर है तो चिंता कम करनी चाहिए, आधे से कम ऊंचाई पे है तो भी चिंता कम करनी चाहिए, बीचों बीच है, गंभीर स्थिति है, जल्दी उठ लो, क्योंकि गलत बात है, एक गलत निर्णय ले लिया मैंने, दूरी ज्यादा है, मैंने ये तो नहीं कहा पानी ज्यादा निकलेगा है ना मेरे भाई, दिक्कत नीचे वाले क्षेत्र में ही है, पानी तेजी से यहाँ निकल रहा है भाई, यहीं पर गंभीरता है, आप भावनाओं को समझे, गंभीरता यही है, बीच वाले क्षेत्र में कोई गंभीरता नहीं। हाँ, धार आपको देखने मिलेगी, काफी दूर तक गिर रही है डिब्बे में से पानी, बहुत दूर तक गिर रही है ना, लेकिन पानी तेजी से यहीं रिसाव होगा। गलत निर्णय देने वाले हम लोग, गंभीरता बच्चों में कहीं हो रहा है चलो वीडियो नहीं बोला, गलत निर्णय नहीं दिया, ठीक। तो लगभग फ्लूइड डायनामिक्स खत्म हो चुकी है हमारी, आगे से ज्यादा नहीं ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, तुमने नहीं देखा, ऐसा होता है, ध्यान रखना इसका सीरियसली। कई लोग तो यही ध्यान रखते कि टंकी में पानी आ रहा है नहीं आ रहा, चले बाद में लगता है कि अब दोस्तों को फोन करके बुलाएं क्या। हम पढ़ेंगे बस एक वेंचुरीमीटर पढ़ने के बाद हमारा फ्लूइड डायनामिक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो बस उसके न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जिसके द्वारा आपके पास इरेगुलर कोई पाइप हो तो उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वैसे मैं ना देखूं तो भी मैं उसे एक्सेप्टली कर सकता हूँ, चलो नहीं देखता हूँ, वेंचुरीमीटर देखते हैं, हैशटैग वेंचुरीमीटर। इसमें क्या होता है, एक पाइप है मान लीजिए और ये इरेगुलर है इस तरीके से, इसमें पानी बह रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि पानी की रफ्तार यहाँ सेम होगी जहाँ इसकी मोटाई सेम है। दिक्कत ये आ रही है कि पानी की रफ्तार यहाँ पर अलग होगी। इसको अगर मैं v मान लूँ तो आप बताओ वो v का मान क्या है। ये तो क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर ये हॉरिजॉन्टली रखी गई है, तो यहाँ पर जो h है h1, यहाँ पे h है h2, वो बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब बाय बर्नौली थ्योरम अगर हम लगाएं तो P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच H1 प्लस P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस क्या है रो जी एच 2, हाँ रो जी एच 2 में भाई ये वाला फैक्टर तो कटने वाला है नो डाउट। क्या प्रेशर कटेगा, सेवन प्रेशर में प्रेशर भी कट गया, बचा क्या 1/2 रो V1 स्क्वायर, 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। फिर तो वेलोसिटी डायरेक्ट निकल जाएगी। अगर हम प्रेशर डिफरेंस मानते हैं, ओहो प्रेशर डिफरेंस मानना पड़ेगा, तभी तो वेलोसिटी, यहाँ पर प्रेशर अलग होगा, यहाँ पर प्रेशर अलग होगा, तभी तो फ्लो हो रहा होगा। हाँ यहाँ पर प्रेशर अलग होगा, हाइट सेम माननी पड़ेगी, यहाँ पर प्रेशर अलग होगा ऑफकोर्स, हाइट भी अलग बैठ रही है, हाइट तो अप्रोक्सीमेट सेम माननी पड़ेगी यार, वो बीच वाले के लिए। पाइप को पतला करने पर तुम्हारा ग्रेविटी की वजह से उतना सपोर्ट नहीं मिलता। अगर मैं पाइप की नोक पतली कर रहा हूँ, नोजल हो रहा है, एक पाइप है वैसे सेंटर पे लगती है तो
पाइप पतला है, पतला करा मैं थोड़ी सी, तो नोक पतली हुई, सीधा सीधा किसका, प्रेशर का रोल है, हाइट का रोल नहीं है, तो प्रेशर को मत मिटाओ। P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। बुक है, देख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। V2 निकालना है, मतलब V निकालना है, V1 स्क्वायर बिल्कुल सही। निकालना क्या है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, वेलोसिटी निकालना, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी निकालना है तो एकदम निकल जाएगा। वेलोसिटी काम किसके आता है, वेंचुरीमीटर जी है। आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोई एक फ्लो निकाल दो, आपने कहा फ्लो निकालना है। वेंचुरीमीटर किसका मतलब है, वाटर फ्लो निकालना है, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा, एक वेलोसिटी को गायब करा है, वो भी हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। P1 प्लस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर में से नथिंग, नथिंग, नथिंग 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 नथिंग। क्या चल रहा है, ये किताब आप अपने पास रख सकते हैं एज अ सपोर्ट, देखते रहें दाएं बाएं तो नहीं जा रही कैलकुलेशन। तो मेरी कैलकुलेशन क्या कहती है कि अपनों को प्रेशर डिफरेंस निकालो, पहले निकालो चमन सिंह, इधर लाओ। P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस, इधर देख लो तुम्हें मिलेगा भी नहीं इसमें, रो V1 स्क्वायर, ठीक। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस के V1 स्क्वायर बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है भाई, वो कहती है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यहाँ वेलोसिटी होती है, V1 का मान रख दो कितना है, V1 इक्वल टू A2 V2 अपॉन नीचे A1 आएगा, ठीक है। A1 यहाँ रखो, P1 माइनस P2 इक्वल टू रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का मान कितना है, A2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। बताओ कितना है, कैलकुलेशन आगे ले जाना है तो इसे मिटाना पड़ेगा। फ्लो निकालना है इससे, क्या निकालना है, फ्लो निकालना है। बताओ कितना है, एम्प्लाइज P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ठीक। प्रेशर का क्या फोर्स के साथ कोई रिलेशन होता है, होता है। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, PRE SURE, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को P मान लो, फोर्स को F मान लो, एरिया को A मान लो, बिल्कुल सही बात है। तो प्रेशर का एक फॉर्मूला और भी होता है, क्या होता है, रो जी एच, क्या होता है, रो जी एच इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ठीक है। रो से रो कैंसिल हो गया, जी एच इक्वल टू 1/2 एलसीएम लो जरा, कुछ कॉमन आ रहा है, V2 स्क्वायर, ओके। V2 स्क्वायर कॉमन आ गया, कितना है 1 माइनस 8 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। am I right? मुझे तो नहीं लगा। G इक्वल टू H इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर इंटू एलसीएम ले लो, कितना है A1 स्क्वायर माइनस का V2 स्क्वायर। अपनों को फ्लो निकालना है, फ्लो निकालने के लिए A1 V1, ठीक है। तो यहाँ से V2 निकाल लो, 2GH हो जाएगा, 2GH इक्वल टू, और मैं 2 गुणा कर दी इसमें, 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। A1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करी 2GH इंटू A1 स्क्वायर अपॉन नीचे ये आएगा पूरा कितना, A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर इक्वल टू आएगा
इक्वल टू आ गया V2 स्क्वायर। तो बताओ कितना है, एम्प्लाइज V2 मैं मिटा के लिखता हूँ, बताओ कितना आया, एम्प्लाइज V2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH इंटू A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर एम्प्लाइज V2 इक्वल टू अंडर रूट 2GH इंटू A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर एम्प्लाइज V2 इक्वल टू A1 इंटू अंडर रूट, ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, तो फ्लो कितना होगा भाई, फ्लो किसे कहते हैं, अविरतता के सिद्धांत में जो टर्म होती है उसे ही फ्लो कहते हैं। अविरतता के सिद्धांत में जो टर्म होती है उसे ही फ्लो कहते हैं। ठीक, तो अविरतता के सिद्धांत में टर्म कितनी होगी, अविरतता के सिद्धांत में टर्म होती है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, उसे फ्लो कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मानेंगे इसे, वो बोलेंगे बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लो Q इक्वल टू A1 V1। ठीक, A2 V2 इक्वल लगाना है नहीं लगाना, मैं सिर्फ फ्लो बताना चाह रहा था कि इसमें फ्लो होता है। अगर आपको फ्लो याद ना है कि फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, आप जस्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद कर लें कि उसकी टर्म को फ्लो कहते हैं। मान रखेंगे ये A2 V2 लगा लो, A2 V2 लगा लो, तो आप ये लगा लो, तो आप देखो फ्लो कितना आता है, Q इक्वल टू A2 है यहाँ पे इंटू इसका मान रखो कितना, V2 का मान कितना है A1 इंटू अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, इसको याद कर लो, या Q इक्वल टू, अब ये लगाओगे तो V1 का मान निकालो, V1 का मान इतना निकालोगे आएगा तुम। तो एक बार फिर समझ लें मैंने क्या बताया, मतलब फ्लो के लिए अविरतता का सिद्धांत यूज करना है। फ्लो के लिए आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करना है। फ्लो के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है कि भाई वाटर फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हर टर्म फ्लो को डिनोट करती है। क्यों से डिनोट करते हैं, तो क्यों इक्वल टू कितना आ जाएगा A2 इंटू V2 का मान कितना है, V2 का मान A1 है, कितना है A1 है, V2 का मान कितना है, V2 का मान है A1 इंटू अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड फ्लो। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर अपनी फ्लूइड डायनामिक्स कंप्लीट हो चुकी है। अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और फ्लूइड डायनामिक्स कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।